वसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा अगर हो फिर तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। आज के इस इनकलाबी इंतखाबी जलसे के सदर हम सबों के महबूब नजर पूरे भारतवर्ष में दलितों, गरीबों और मजलूमों की एक मजबूत और तवाना आवाज मीरे महफिल जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपकी तरफ बाजू से में तशरीफ फरमा राणा साहब को पिन्हाओ आपके और हमारे बहुत ही महबूब मकबूल लीडर आज ये जीत पाटलिपुत्रा की सरजमीन के बेटे जनाबे भाई फारूक रजा डब्लू साहब, जोरदार तालियां बजाइए। पार्टी के तासीसी रुकन और जनरल सेक्रेटरी जनाबे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। पार्टी के कौमी तर्जुमान और यूथ प्रेसिडेंट बिहार आप लोगों जनाबे एडवोकेट जिसकी वजह से आदिल साहब, बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ रहे हैं। पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर असदुद्दीन ओवैसी साहब जनाबे ताकत के साथ खड़े मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब, किशनगंज से हमारे पार्टी के जिम्मेदार हैबर भाई जनाबे मुखिया हसनैन साहब, इस सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले जनाबे भाई नूर साहब, जनाबे भाई नियाज साहब, मिश्रा जी, असलम साहब, पार्टी के मधुबनी इकाई के जिम्मेदार और वहां से पार्टी के उम्मीदवार जो अभी इलेक्शन लड़के आए हैं अजीजी वकार सिद्दीकी साहब, पार्टी के बेलौस खादिम अजीजी सोनू बाबू और यहाँ पर मौजूद सभी नौजवानों, अजीजों और बुजुर्गों, हिंदू मुस्लिम साथियों और मीडिया के अच्छे दोस्तों, ये वक्त किसी तवील गुफ्तगू का नहीं है। आप भी बहुत ही बेसब्री के साथ अपने लीडर को सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर उनको देख लें, चूंकि जिनको आप टीवी में और पार्लियामेंट के बहस में देखते थे आज आपके सरजमीन में चलकर आपके दरमियान में आए हैं। और नौजवानों, इस तेज और चिलचिलाती धूप में दौलतमंदों ने हेलीकॉप्टर के जरिए से जो प्रोग्राम किया है और उसके प्रोग्राम को भी आपने फीका कर दिया है, और इस गर्मी में भी इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ जमा हैं, दरअसल पार्टी के तय आपके जज्बे और आपकी मोहब्बत का बड़ा सबूत है। मैं इस वक्त दो तीन बातें आपको कहना चाहूँगा कि हम जो इस वक्त लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, MIM जो लड़ाई लड़ने के लिए आई है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कभी इस बात का दावा पेश नहीं किया कि मुझे वजीर आजम बनना है या मैं वजीर आला बनाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। हमने और आपने और हमारे बेशतर बुजुर्गों ने इस जमहूरी मुल्क में अपने वोट का जो इस्तेमाल किया तो अक्सर यही कहा कि साहब हम तो यहां नहीं देखते, हम तो दिल्ली देखते हैं ना, हमको सरकार बनानी है। और ये खेल आजादी के बाद के इन 77 सालों में हमारे बुजुर्ग और हम खेलते रहे। क्यों? इस वजह से कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। दादी गांव के उस डॉक्टर की दवा से मर गई, गांव में कोई दूसरा डॉक्टर न था, तो फिर माँ जब बीमार पड़ी तो मजबूरन दवा उसी से लेनी पड़ी। लेकिन अब गांव में जब दूसरा डॉक्टर आ गया है जिसकी दवा से दादी मरी है, माँ की दवाई कोई अक्लमंद उससे नहीं लगा। तुमने देखा है गांव में एक औरत 10-12 साल हो शादी के, अगर उसके आगोश में बच्चा न हो तो बच्चे के लिए, चूंकि उसकी ममता की आगोश बहुत परेशान रहती है, तो कभी अड़ोसन के कभी पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेती है। हद तो यह है कि बिल्ली को लेकर गोद में सहलाती है, और बड़े शहरों के दौलतमंद की बीवियां तो कुत्तों को लेकर सहलाती है। लेकिन जब 12 बरस के बाद उसके गोद में बच्चा आ जाए और कोई काला कलोटा नहीं, चांद से ज्यादा खूबसूरत बच्चा हो, तो फिर अपने बच्चे की पेशानी को चूमती है, अरे गैरे के बच्चे को गोद में नहीं लेती। तारीख शाहिद है कि इन 70 सालों में हमारी आंखें तरसती थी कि हम अपने लीडर को देखें, मेरी उंगलियां चाहती थी कि अपने लीडर को वोट दें, लेकिन मजबूरी थी, कोई अपना लीडर न था। वही डॉक्टर जिसने दादी को मार डाला था उसी से हम दवा लेते रहे। अब किसी को अरे गैरे को अब वोट नहीं देना है। अब तो तारीख ने इस बात को सबूत तक पहुंचा दिया है कि किसी ने हमारी मस्जिद तोड़ी है, किसी ने हमारी क़यादत तोड़ी है,
हमारे वोट को लेकर जिन लोगों ने सत्ता हासिल किया है, उसने अपने खानदान को तो बुलंदी पर पहुंचा दिया है। हमारे वोट से तख्त व ताज हासिल करने वालों ने हमारी नस्लों के साथ इंसाफ नहीं किया है। इसलिए अब हम लोगों ने तय कर लिया है, हम नौजवानों को मुबारकबाद देते हैं कि आपने तय कर लिया है कि सब ने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट, यह तय कर लिया है आप लोगों ने। देखो नौजवानों, जरा मुड़कर भारत को देखो। मुल्क की आजादी के वक्त 23% नौकरियां मुसलमानों की थी। इसी बिहार में 90 से पहले यादव भाइयों की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन लालू जी आए, यादव भाइयों की हालत अच्छी हो गई। नीतीश जी आए, क्वेरी कुर्मियों को उसने ऊपर उठाया। पासवान जी आए, पासवान को हौसला बख्शा। मुकेश सहनी जी आए, आबादी 3%, लेकिन 32 में से 3 गोया 3% वालों ने 10% टिकट हासिल कर लिया। और राजद के लोगों ने क्या कहा आपको कि गुलामों तुम जाओगे कहां? बीजेपी ने तुम्हारी मस्जिद तोड़ी है, तुम्हारे खिलाफ काला कानून सीएए का लाया है, तुम्हारी दाढ़ियां नोची जा रही हैं, तुम्हारी टोपियां उछाली जा रही हैं, बेटियों के नकाब फाड़े जा रहे हैं। मेरे अलावा तुम्हारा मसीहा कौन है? तुमको कुछ भी नहीं देंगे तो हमको तो वोट दोगे ही। तारीख शाहिद है कि बिहार से इन सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियों से 6-6, 7-7 मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर जाते थे। आज सिर्फ 4 को टिकट दिया है और 30-32 लोगों के दरमियान में ये राजद जो कभी माई समीकरण कहती थी, 2 टिकट देकर मुसलमानों को औकात बता दिया है कि तुम मेरे दरबारी के भिख मंगे हो, जो दूं उस पर कनात करो, तुम हिस्सेदार नहीं हो कि तुम हिस्सा देंगे। यमायम आई है कहने के लिए कि इस मुल्क में जो हैसियत आपकी है वही हैसियत हमारी भी है। आपके वोट की कीमत जो है वही हमारे वोट की कीमत भी है। हमारे बाप दादाओं ने सरकार बनाने के लिए वोट दिया है और सरकार गिराने के लिए वोट दिया है, लेकिन अब नौजवान बेदार हो गया है कि जिस वोट से सरकारें बन सकती हैं, जिस वोट से सरकारें गिर सकती हैं, अगर हमने अक्ल खिरत का इस्तेमाल किया तो उस वोट के जरिए से हमारे इलाके की तस्वीर भी बदल सकती है। अगर हमने अक्ल खिरत का इस्तेमाल किया तो इस वोट से हमारे नस्लों की तकदीर भी बदल सकती है। अब हम दूसरों के शादी के ढोल बाजा बजाने वाले नहीं हैं। एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, तो अभी भी राजद में कभी हम लोगों ने मुत्तहिदा मजलिस महाज का एक जलसा बुलाया था और उसके दौरे भी बिहार में किए थे। उन लोगों में मैं सबसे अजीज था, एमएलए था, और उस जमाने में उसने कहा था कि साहब हर जगह जब बारात जाती है तो बैंड बाजा वाला आगे आगे होता है, आज दूल्हा घोड़ी पर बैठा पीछे होता है, बैंड वाला बाजा वाला 2 कदम बढ़ा तो घोड़ी 2 कदम बढ़ी, अब वो रुक गया तो घोड़ी भी रुक गई, दूल्हा भी रुक गया। बैंड बाजा वाला समझता है कि मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन जब घोड़ी दुल्हन के घर पहुंचती है, दूल्हा मंडप पर बैठता है, तो बैंड बाजा वाले का पता भी नहीं कि वो कहाँ रहता है, कहाँ खाता है, कहाँ पीता है। ठीक वही हो गया है आज जब इलेक्शन का जमाना आता है। मुसलमानों के कुछ चेहरे मोहरे, कुछ दाढ़ी वाले, कुछ टोपी वाले, कुछ पगड़ी वालों को तो आजू बाजू में बैठा लेते हैं, लेकिन जब इनकी हुकूमत बन जाती है तो फिर इनके दरवाजे का दरबान भी इस टोपी दाढ़ी वाले को नहीं पहचानता। इसलिए आज जब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये पार्टियां जितनी परेशान हैं, उससे ज्यादा दलालों का एक तबका परेशान है। गांव का कुछ चौधरी है जो हमारे और आपके वोट का सौदागिरी करता है, मोहल्ले के 100, 150, 300, 500 वोट का अपने आप को जिम्मेदार कहता है, आप चले जाइए हम ठीक कर लेंगे इन लोगों को, और रात को कहता क्या करोगे, मजबूरी है, बीजेपी से बचाना है, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। वो आपके वोट का सौदा करता है, अपने बेटे की नौकरी की पैरवी करा लेता है, अपने बिजनेस की पैरवी करा लेता है, लेकिन जब गरीब के बेटे पर जुल्म हो तो इन दलालों की जबान नहीं खुलती। वो दलाल आज भी एमआईएम की तहरीक से परेशान है। मेरे भाइयों नौजवानों, अभी बिहार में जाति आधी अलग गन्ना हुआ है, सुना है तुम लोगों ने? नौजवानों, जाति आधारित गन्ना हुआ है, सुना आप लोगों ने? सुना है। उसकी रिपोर्ट मालूम हुई आप लोगों को? नहीं हुई रिपोर्ट मालूम। मैं दावे के साथ कहता हूं, बिहार के असेंबली में 243 मेंबरों के दरमियान में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस रिपोर्ट पर बात करे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी, चीफ मिनिस्टर के सामने में और असेंबली में भी
असेंबली से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अखबारात में फुल पेज एडवर्टीजमेंट देकर और हजारों जगह अपनी गुफ्तगू में मैंने उसका तस्करा किया है कि 13 करोड़ आबादी हो गई बिहार की, और बिहार में सबसे बड़ी आबादी हुई है 20% हमारे इन दलित भाइयों की, जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं। उनकी आबादी के एतबार से उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 4,11,000 होनी चाहिए, लेकिन इन बेईमानों ने गुज़िश्ता 30 सालों में उनकी 4,11,000 की जगह पर 2,91,000 नौकरी देकर 1,10,000 उनकी नौकरी खा गए। मुसलमानों की आबादी 3,68,000, 2,31,00,000, उनकी 18% आबादी, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 3,68,000। और बड़ी चालाकी से इन बेईमानों ने मुसलमानों की 3,68,000 नौकरी की जगह पर 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से महरूम कर दिया। वहीं कोयरी कुर्मी भाइयों की आबादी 37 लाख है, नौकरी में हिस्सेदारी 58,000 है, लेकिन नीतीश जी ने अपनी कुर्सी की ताकत के जरिए से 58,000 वाले को 1,18,000 नौकरी दिला दी है। यादव भाइयों की नौकरी में हिस्सेदारी 2,90,000 की होती है, उसने पूरी की पूरी नौकरी हासिल कर ली। लेकिन आज समाजी इंसाफ की बात करने वाले नीतीश कुमार, समाजी इंसाफ की बात करने वाले तेजस्वी जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि 10 लाख नौकरी की बात करते हो, लेकिन 14,000 उर्दू के टीईटी के लड़के हमारे नंबर पास कर चुके हैं, लेकिन वो डंडे खा रहे हैं, उसकी बहाली के बारे में कोई फिक्र नहीं है। हमारे कब्रिस्तानों पे कब्जा हो जाए, उसके बारे में तुम्हारी जबानें नहीं खुलती। क्रिमिनल से, करप्शन से, कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे नीतीश जी, लेकिन आपकी बस्ती बिहार शरीफ में 105 साल पुराना मदरसा अजीजिया, जिसको जला दिया जाता है। हमारी मजहबी किताबें, हम अपने ईमान को अपनी जान से ज्यादा अजीज समझते हैं। कुरान मजीद के नुस्खे, फिक़ह की किताबें, अहादीस के तर्जुमे सारे जला दिए गए। 41 से ज्यादा मुसलमानों के दुकानों को लूटा गया, मस्जिद के गेट का मीनारा तोड़ा गया। एक दिन नहीं, 2-2 दिन शरपसंदों ने किया। कहां चला गया आपका कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करने का ऐलान? चूंकि ये मुसलमानों की बस्ती थी, हमको लूटा गया। मुसलमानों, दुनिया में कोई भी कौम जब तक खुद लड़ना नहीं चाहेगी, उसकी तकदीर नहीं बदल सकती। आज अगर इस सबको आपने देख लिया, आपने कांग्रेस को, राजद को, जदयू को, बल्कि कुछ लोगों ने भाजपा को भी देखा, कोई हमारा और आपका हमदर्द नहीं बना है। यही वजह है कि 2000 किलोमीटर दूर जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को जब पहली बार वो समझ रहे थे कि बिहार तो समाजवाद का नारा देता है, बिहार में तो गांधी जी गए थे, हिंदू मुसलमानों की बात, वहां तो लालू जी बैठे हुए हैं, मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा इंसाफ होगा। मैंने पार्टी छोड़ दी थी, मैंने राजद छोड़ा था, जदयू को बीजेपी से अलग किया था, पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने गया, लेकिन जदयू जो ही बीजेपी कदम बढ़ाई, मैंने इलेक्शन लड़ना छोड़ दिया था। और उस वक्त हम लोगों ने, आफ्ताब साहब है हमारे पार्टी के और जिम्मेदार साथी हैं, हम लोगों ने एक छोटी सी किताब लिखी, सीमांचल के लोगों की कहानी, पिछड़ेपन की कहानी, सरकारी आंकड़ों की जमानी। सीमांचल के साथ साथ बिहार के मुसलमानों की हैसियत को हम लोगों ने सरकारी आंकड़ों से लाया। जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उसे देखा तो उसने कहा कि अख्तरुल ईमान, मैं तो तुम्हारे जलसे में आया था यूं ही कि आवाम से जाके मुलाकात करूं, लेकिन जो दर्द और जो जख्म यहाँ के मुसलमानों का है, यहाँ के दलितों का है, अब जब तक मेरी जान है मैं इसकी दवा के लिए जरूर कोशिश करूंगा। और नतीजा हुआ कि पार्टी को लाने का फैसला किया। और आज जो कुछ आपके सामने में है, सरकारी नौकरियों से आपको महरूम किया जा रहा है। खुद आप बताएंगे, 2015 का इलेक्शन हुआ, गठबंधन को मुसलमानों ने वजू करके, गुस्ल करके वोट दिया था, लेकिन आप जानने क्या हुआ? 41% वोट हासिल किए थे गठबंधन के लोगों ने। कांग्रेस ने, राजद ने और जदयू ने मिलकर इस 41% में 18% वोट मुसलमानों का। और बताओ कि 41 से 18 को माइनस कर दो तो 23% बचते हैं, 17% तो 24 बचे उनके। उस 24% में 25 आदमी वजीर बने। मुसलमानों गौर करो जरा, 25 आदमी वजीर बने, वजीर आला उसी का बना, नायब वजीर आला उसी का बना,
एग्रीकल्चर, हेल्थ, इरिगेशन, आरडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, सारी वजारतें उसी की बनी। 18% मुसलमानों, हिसाब करो तुमको क्या मिला। एक वजीर मिला आपको, 18% में 4 वजीर मिला तुमको, और 23% वाले 25 वजीर, 38 वजारतें उनके पास। 23% वाले के पास 38 वजारतें और 18% के वाले के पास 4 वजारत। ये भीख नहीं, क्या हक है? पूछो उन दलालों से जो लोग इन पार्टियों की दलाली करते हैं कि तुम अपनी जात के लिए लड़ते हो, कौम का और मिल्लत का तुम्हारे सीने में दर्द नहीं है, इसलिए मिल्लत के वोट के तुम हकदार नहीं बन सकते हो। यह कहना पड़ेगा नौजवानों। क्या हुआ उस 4% में? वो भी कौन वजीर? एक वजीर कब्रिस्तान का वजीर गफूर साहब इंतकाल कर गए, अब्दुल गफूर साहब। 500 करोड़ ही उनका बजट। एक वजीर बना आपका कौन? एक वजीर बना खुर्शीद आलम, गन्ने का वजीर, और चंपारण से बाहर कहीं गन्ने की खेती नहीं। एक तीसरा वजीर बना अब्दुल जलील मस्तान, जो शराब का वजीर, और मुसलमानों पर वो शराब का कतरा कतरा हराम। एक तीसरा वजीर बना वजीर मालियात, जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से जाके कहिए कि मेरे पाली में जरा एक गली बना दीजिए। बोला कि साहब ये तो नहीं, मैं तो सिर्फ वहां पर कैबिनेट में किस मंत्री को कितना पैसा जाना है मैं उस पर साइन करूंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। ए गैरतमंद नौजवानों, मैं तुम्हारी गैरत को सलाम करता हूं कि तुम जग चुके हो। नौजवान जब किसी कौम का जग जाता है तो फकीर को, अपने बाप अगर फकीर हो तो बाप को शहंशाह बना देता है, और नौजवान अगर बिगड़ जाए तो बादशाह को भी फकीर बना देता है। इसलिए नौजवानों, औकाबी नजर, शाहीन की नजर जब पैदा होती है नौजवानों में तो उसे मंजिल नजर आती है अपनी आसमानों में। यकीनन है कि तुम बुलंदी की तरफ देख रहे हो।